Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 26th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that Iran to host a meet on Afghanistan. Now, group of countries are coming together to accept Afghanistan as a sovereign country or a country being a developed one, and they will plan or they are having this meeting so that they can know the future of Afghanistan, that what can development or what other works can be done. The main thing that you should remember, this is one of such meeting of Afghanistan or a meeting on Afghanistan where India is not included. ये जो मीटिंग होने वाली है तेहरान में, इस मीटिंग में इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी की अगर बात करें आगे हम देखेंगे क्यों नहीं इंक्लूड किया है, बट फिलहाल के लिए जो मीटिंग है हमारे वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, सो दैट दे कैन कंसिडर द फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान, या फिर हम बोल सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है फ्यूचर में अफ़गानिस्तान को एक हेल्पिंग हैंड बने, या उनके इधर डेवलपमेंट लाने के लिए क्या क्या हम इनिशिएटिव्स लेंगे। इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टॉक्स aimed at helping Kabul to form an exclusive government. What is the main motive of having this meeting? Is that to form Afghanistan, या to have a Kabul an inclusive government. This is the main motive of having this meeting. Iran will hold the next round of regional discussion on the future of Afghanistan on Wednesday. Announcing the meeting, Iranian authorities on Monday affirmed that Afghanistan's sovereignty should be respected and its territory should not be used as a ground of terrorism. सो अफ़गानिस्तान को एज अ कंट्री ऑफ टेररिज्म ना कंसिडर करके उसको एज अ सॉवरेन कंट्री एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और उनकी वैसी मदद करो सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रॉस्पर। द मीटिंग विल बी एट द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय द डिफरेंट फॉरेन मिनिस्टर्स। कौन से कंट्रीज़ हैं? सो चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, देन उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रशिया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो अटेंड करने वाले हैं। पाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड रशिया, ऐसे 6 कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ, मतलब ईरान तो होस्ट कर रहा है, सो ईरान के साथ ये मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। So their aim is to help Afghanistan form a inclusive government with participation of all the ethnic groups. जैसे मैंने बताया कि इनका कोई मोटिव ये नहीं कि उनको मतलब ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को हेल्प करना है सो दैट उनका प्रॉपर गवर्नमेंट बन सके, उसके साथ ही वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, वहाँ के लोगों का मतलब सारे इश्यूज सुन के उनके लिए काम कर पाए विद द इंक्लूसिव गवर्नमेंट के साथ, so that they can participate to all the ethnic groups. This meeting will take place in the continuation second round. इसका जो सेकेंड राउंड, जैसे पहला राउंड जो अब हो रहा है वो ईरान होस्ट कर रहा है, इसका ही जो सेकेंड राउंड होगा वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। ठीक है, जो कि ये लोग ने बोला था This meeting will take place in the continuation as the second round will discuss which was virtually hosted. तो इसका जो सेकेंड राउंड पहला सबसे पहले ईरान ने किया था क्योंकि 15 अगस्त को तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था। तालिबान के कंट्रोल के बाद हमने देखा था कि तेहरान में एक मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी इसके लेके। सेकेंड मीटिंग जो थी वो अफ़गानिस्तान में हुई थी 8 सितंबर को, और वापस से इस पर अब ईरान डिस्कशन करने की बात कर रहा है। The consultation is the biggest regional meet after the 10th nation मॉस्को डायलॉग ऑफ लास्ट वीक जो रशिया का डायलॉग हुआ था हमने देखा था, उसके बाद ये लॉन्गेस्ट मीटिंग की बात की जा रही कि उसके बाद का ये लॉन्गेस्ट मीटिंग होगा। जब तक बात करें, इंडिया को इस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं किया है, बट आगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस किया जाता है कि ईरान ने अपना डिससेटिस्फैक्शन या ईरान ने अपना अनहैप्पीनेस दिखाया है इंडिया के तरफ बाय नॉट टेकिंग इंडिया एज अ पार्ट। वाई? बिकॉज करंटली हमने सुना था कि इंडिया ने क्वाड्रिलैटरल मीटिंग्स लिए थे। हमने जो हमारा पहला क्वाड है जिसमें हमारा कौन कौन है, इंडिया, यूएस,
यूके और ऑस्ट्रेलिया। उसको छोड़ के हमने देखा था सेकेंड क्वाड्रिलेटरल फोरम बना था, जिसमें कि इंडिया था, यूएई था, यूएस था और इसराइल था। तो ये जो मीटिंग हुई थी करेंटली, वो मीटिंग को लेकर ईरान बहुत नाखुश था। ईरान को उम्मीद थी कि शायद इंडिया भी उसको पार्ट लेगा, तो उस पर अपना अनहैप्पीनेस दिखाते हुए दैट इज़ द वेरी रीज़न कि उन्होंने इंडिया को पार्ट नहीं बनाया है इस होस्ट का। The meeting is likely to see further the engagement with Taliban. Special Russian presidential representations for Afghanistan, Zamir Kabulov, said Moscow dialogue will have a positive effect on building this meeting. So, the independence, sovereignty, and territorial integrity of Afghanistan should be respected, and the main motive is of inclusive government with the participation of all the ethnic groups. ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये मीटिंग ईरान में होस्ट की जा रही है अफ़गानिस्तान के ऊपर। ठीक है, क्या मोटिव है? इंक्लूसिव गवर्नमेंट विथ ऑल दी एथनिक ग्रुप्स। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया ने क्वाड की मीटिंग ली थी जिस पर ईरान नाखुश है उनके साथ, और ईरान का ये बोलना है कि फ़िलहाल के लिए वी वोंट कंसिडर इंडिया। आप लोग के लिए आज एक होमवर्क होगा। रिसेंटली एक आज के न्यूज़ में एक आर्टिकल आया है कि सेंट्रल विस्टा पे एक एफिडेविट साइन किया गया था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि एफिडेविट क्या साइन हुआ है, तो आपको मुझे बताना है। सेंट्रल विस्टा इज़ बेसिकली हमारा पार्लियामेंट। सो यू विल लेट मी नो कि हमारा जो ओरिजिनल पार्लियामेंट है अभी जो करेंटली है, उसको किसने बनाया है और कौन से ईयर में बनाया गया था। हमारा जो करंट पार्लियामेंट फंक्शनिंग में चल रहा है वो कौन से ईयर में बना था और किस दो आर्किटेक्चर्स या किस दो आर्टिस्ट ने वो बनाया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Now we'll move to the next article. The next article is stating that Sudan's military seized the powers in coups. ठीक है, इसकी बात करूं तो ये सूडान एज अ कंट्री जो है FEC 2019 से ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में था? तो हमने देखा था 2019 में जो उनका जो लॉन्ग टर्म रनिंग प्रेसिडेंट था उमर बशीर शायद, यस, उनको जो है उन्होंने प्रेसिडेंशियल से डिथ्रोन कर दिया था, उनको किक आउट कर दिया था और मिलिट्री पावर असाइन कर दी थी या मिलिट्री पावर को रीगेन ला लिया था। उसके बाद हमने देखा था दूसरी मिनिस्टर को उन्होंने पावर में लाया था, बट उसकी भी फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज सूडान की हिस्ट्री हम देखेंगे कैसी हिस्ट्री रही है जिससे सिटीजन्स नहीं नाखुश थे, एंड देन अगेन दे केम टू डिससेटिस्फैक्शन और एक अग्रेशन आ गया था जिसके वजह से दे केम अप टू अ स्ट्रीट। उन्होंने उनके अगेंस्ट राइट्स बोल सकते हैं या फिर जो वायलेंस हुए जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई, लगभग 600 से 800 लोग घायल भी हुए थे इस राइट में जो अभी करेंटली हुआ है। सो विल नो अबाउट आर्टिकल देखने के बाद मैं आप लोग को हिस्ट्री बताऊंगी सूडान की कि सूडान का क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्राइसिस हुआ था, एंड देन मैपिंग के हिसाब से सूडान थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो विल सी द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सूडान। एग्जैक्टली सूडान आता कहाँ पर है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। So Sudan's military seized power on Monday, dissolving the transitional government hours after the troops arrested the prime minister. Thousands of people flooded to the street to protest the coups that threatened the country's progress towards democracy. क्योंकि सूडान की अगर हम बात करें, सूडान जब से फॉर्म हुआ है या सूडान में जब उमर बशीर भी थे तभी भी डेमोक्रेसी एज सच पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन नहीं होता था। एक तरफ का ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो किया जाता था। सेम चीज़ अभी भी नोटिस की गई थी, एंड वहाँ के जो सिटीजन्स हैं दे वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दे वांटेड अ गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देम, जिसके वजह से अग्रेशन या डिससेटिस्फैक्शन लोगों में आया है। Security forces opened fire on some of the crowds, in which 2 protesters were killed, and approximately 80 to 100 people were wounded. The takeover comes more after 2 years after the protest of the long-time autocrat Omar al-Bashir. मैंने आपको जैसे अभी बताया क्योंकि ओमर अल बशीर को 2019 में डिथ्रोन कर दिया गया था,
मिलिट्री ने उनको उनके पावरशिप से निकाला था। 2019 के बाद ये ऑलमोस्ट 2 साल बाद ऐसा कुछ सिचुएशन वापस से सूडान में हुआ है। आफ्टर द अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर Abdullah Hamdok and the other official, thousands poured into the streets as the streets on two of the cities. So अभी जो ओमार बशीर के बाद जो वहाँ पर फंक्शनिंग में थे वो हमारे थे अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और जो मोस्ट ऑफ द सिटी जो हैं, मतलब जो राइट्स हुए या प्रोटेस्ट हुए, वो वहाँ का सबसे पहला तो कैपिटल सिटी जो है उनका खार्तूम, वहाँ पर हुआ। एंड सूडान में खार्तूम का एक ट्विन सिटी बोला जाता है। इस पे देखिएगा नहीं आप लोग को, ओमदरमन और खार्तूम में दोनों ही जगह पे लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए देखिए डेमोन्स्ट्रेट, उन्होंने पूरी स्ट्रीट ब्लॉक की। देयर वाज अ फायर, उन्होंने फायर्स लिए, टीयर गैसेस लिया था, मतलब ऑफिशियल्स ने या मिलिट्रीज ने टीयर गैसेस यूज़ किया था सो दैट दे कैन डिस्पर्स दी पॉपुलेशन और डिस्पर्स द पीपल इन दी क्राउड। ठीक है, ये जो स्मोक्स थे कहीं ना कहीं उसमें भी लोग वहाँ बहुत देर तक खड़े रहे। उन्होंने बोला, वो लोगों ने अपने अपने स्लोगन्स बोले, जैसे कि उनका एक स्लोगन था, द पीपल आर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, रिट्रीट इज़ नॉट एन ऑप्शनल। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा कल फैला था। ठीक है, और ये चीज़ नोटिस की गई थी। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट दूरा काम्बो सेड पैरामिलिट्री फोर्सेज आर चेस्ड प्रोटेस्टर्स थ्रू सम ऑफ द नेबरहुड। पैरामिलिट्री फोर्सेस कोशिश की कि उन्होंने वो ये क्राउड को डिस्पर्स कर पाए। एंड ये चीज़ नोटिस की थी कि अभी फ़िलहाल के लिए जब उन्होंने प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया है, वहाँ के जो जर्नल है पुरान, उन्होंने बोला इस चीज़ को बंद करने के लिए, फ़िलहाल के लिए स्टॉप करने के लिए वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी रिलीज़ कर दी गई है। द गवर्नमेंट विल वर्क ऑन स्टेट ऑफ इमरजेंसी, फ़िलहाल के टेंशन्स को कम करने के लिए। और जब तक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाया है, फ़िलहाल तक उन्होंने बोला 2023 तक का जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा तब तक के लिए जो है मिलिट्री पावर वहाँ पे फंक्शन करेगी। ठीक है, तो ये अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि हम पीपल वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या ये जो टेक्निकल मिलिट्री ट्रूप्स सब हम लोग को फंक्शन करेंगे या हम लोग को कंट्रोल करेंगे, आर दे दैट मच बेनिफिशियल कि वो हमको संभाल पाए या हमारे लिए काम कर पाए। The general declared a state of emergency and said the military will appoint a technocratic government to lead the country by the next election. ठीक है, उन्होंने बोला है कि वो गवर्नमेंट लाएंगे, बट उसका फिर भी हेड कौन करेगा, उसको हेड फिर भी हमारा मिलिट्री ही करेगा। आर्म फोर्सेस ही वहाँ पे फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और द वाइट हाउस स्पोक्सपर्सन Kerry Jean Perez said US will deeply alarmed as a report of military taken over and called the release of PM said officials. The UN political missions of Sudan called the detention of government officials unacceptable. ठीक है, सो करंट सिचुएशन अभी ये दोनों ही जगह पर बहुत ज़्यादा रायट्स हो रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मिलिट्री पावर में आ चुकी है, ट्रुप्स जो है वो संभालेगा। मिलिट्री पावर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात कर रहा है एंड वहाँ के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। ना अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं सूडान के बारे में, सूडान एज अ कंट्री हमेशा से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रहा है। सूडान एज अ कंट्री ने हमेशा से बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशंस देखा है, क्योंकि जब भी उस टाइम पर जो उनके गवर्नमेंट फॉलो जो ये करते थे मिस्टर बशीर, ठीक है, मिस्टर बशीर जब पावर में आए थे एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने कहीं ना कहीं सूडान को उस टाइम पे द सेंटर ऑफ जिहादी बोला जाता था। उन्होंने प्रॉपर इस्लामिक कंट्री के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे थे। सो सूडान ने बहुत ज़्यादा क्राइसिस और पहले भी ये सब चीज़ देखा है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मतलब मिस्टर बशीर ने अप्रॉक्सीमेटली 30 साल तक रूल किया था उस जगह पर। 30 साल तक रूल करने के बाद उनको डिथ्रोन कर दिया गया वहाँ से। अब ये सूडान की अगर मैं बात करूँ, सूडान एज अ कंट्री जो है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये साउथ सूडान है, इसको अलग डिवीज़न है। ठीक है, साउथ सूडान, और साउथ सूडान के बाद यहाँ पर ये अलग पार्ट है जिसको हम दरफूर बोलते हैं। ठीक है, दरफूर, सॉरी, ये दरफूर है हमारा। इस तरफ पे जो मैंने दो सिटीज़ आपको बोले,
ठीक है। खार्तूम जो है वो इसका कैपिटल है, खार्तूम, खार्तूम इसका कैपिटल है। यहाँ पे साउथ खार्तूम है, यहाँ पे ब्लू नाइल है, ठीक है। पहले मैं आप लोग को इसका हिस्ट्री बता देती हूँ, देन आप लोग इसका आगे का मैं आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले 1989 में उमर अल बशीर ने उस कंट्री में एज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया। उन्होंने उस टाइम पर इसको जो है सूडान को बैक नेशनल इस्लामिस्ट कंट्री बना दिया था, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम ऑल ओवर सूडान में फैलाकर रखा था। कंट्री ने बहुत ज़्यादा रेडिकल वर्जन्स देखे थे, क्योंकि सूफी ट्रेडिशन फॉलो होता था। माइनॉरिटीज़ एंड वुमेंस को लीस्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता था उस कंट्री में। जब मिस्टर बशीर ने पावर कंट्रोल किया, कहीं ना कहीं सूडान को ब्रीडिंग ग्राउंड बोला जाता था फॉर जिहादीज, क्योंकि ऑल ओवर जो ओसामा बिन लादी है, उन्होंने कम से कम 1900 में बहुत साल तक सूडान में एज अ रेफ्यूजी वो वहाँ पर रहे। ऑयल रिजर्व्स की बात अगर करें, सूडान इज़ अ कंट्री ऑफ हैविंग अ हाई रीच ऑफ ऑयल। उनके पावर के अंडर ये भी देखा था कि 22 साल तक एक सिविल वॉर लड़ा गया सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। जो ऑयल रिजर्व्स है उसका प्रॉपर एफिशिएंसी यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। मोर देन 2/3 ऑफ ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो उस कंट्री के मतलब एज अ ट्रेड में यूज़ नहीं की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको जैसे दारफूर बोली, दारफूर एज अ सिटी जो है, ये जो है हमारा गोल्डन रिच इन सिटी है, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग बोले, गोल्ड की माइनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये चीज़ देखा गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉन अर्बन मुस्लिम्स जो हैं उनकी इंसर्जेंसी स्टार्ट की गई थी यहाँ पर। फिर धीरे धीरे यहाँ पे मिलिशियाज बनने लगे, जो कि बशीर ने बनाया था, ताकि और ये जो मिलिशियाज बनाए गए थे ये लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट थे। सेक्सुअल अब्यूज़ देखा जाए, अगर हम बात करें स्टार्वेशन, टॉर्चर, हंगर, ये सब बहुत नोटिस किया गया था इस दारफूर के पार्ट में। उसके बाद पॉलिटिकल ओपोनेंट जो भी आते थे इनके अगेंस्ट, वो डायरेक्टली उनको मर्डर कर देते थे या उनको जेल में डाल देते थे, जिसके वजह से 2009 में हमारा जो UNCJ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल चीफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने इसके अगेंस्ट वारंट निकाला था बशीर के अगेंस्ट। उसके बाद 2018 में नोटिस किया गया था कि IMF के तरफ से देखा गया था कि सूडान का करेंसी डिवैल्यूएशन किया गया था, रिकमेंडेशन था, और उन्होंने क्या किया, उसका वीट और सब्सिडीज सब बंद कर दिया गया। किसने? मिस्टर बशीर ने। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में कंट्री जो है बहुत ज़्यादा लैग किया जा रहा था, डेवलपमेंट का कोई भी सोर्स नहीं दिख रहा था, एंड देयरफॉर कोई ऑप्शन नहीं दिखा, सो इनको डिथ्रोन कर दिया गया था, विच एक्चुअली लेड टू मैनी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 30 साल तक लोग झेलते दे केम आउटरेजियसली, एंड उन्होंने उनको पावर से हटा दिया। नाउ नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे, सूडान की अगर हम बात करें, दारफूर मैंने आपको बताया, ये जो सदर्न सूडान है ये अलग पार्ट है। फिर हमारा कैपिटल है खरतौम, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ अगर देखेंगे, इजिप्ट, छड, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इथोपिया है और युगांडा है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़, और इस तरफ से तो हमारा रिवर है। ये कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ है जो आपको याद रखना है। सूडान अगर हम बात करें, ये सारे कंट्रीज़ में कॉन्गो के बाद और अल्जीरिया और सूडान, ये कुछ लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं साउथ अफ्रीका के लिए, तो आपको वो भी याद रहना चाहिए। सूडान 2019 से न्यूज़ में है, तो ऑब्वियसली इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, सो आपको वो याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट विल मूव टू एन एडिटोरियल जो कि आया था, अ रिमाइंडर दैट इंडिया स्टिल्स ट्रेल्स इन एन हंगर फाइट। इंडिया और हंगर फाइट ऑलमोस्टली तब से एक हफ्ते से न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया को 101 पोजीशन पे डाला आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, ठीक है। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, इंडिया ने बोला कि डेटाज इररेलेवेंट है, आप लोग ने एक्चुअल डेटा नहीं रेफ़र किया है। आप लोग जिस बेसिस पे, जो 5 पॉइंट्स पे आप कंसिडर कर रहे हो ग्लोबल इंडेक्स को, उसको भी आपने ढंग से इंडिया के पॉइंट में कंसिडर नहीं किया, एंड देयरफॉर विल नॉट एक्सेप्ट दिस रैंकिंग। उसी पर ये क्वेश्चन उठा है कि अगर आप इनको क्वेश्चन कर रहे हो बट आप एक्चुअल तो डेटा देखो, एक्चुअल डेटा में भी नोटिस किया गया है कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है
उतना नहीं आ पा रहा है, उतना फास्ट, मतलब उतना उतना डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, बहुत स्लो में डेवलपमेंट दिख रहा है। द इंडिकेटर्स में अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके 5 इंडिकेटर्स हैं जिस पर वो काम करता है। सबसे पहला अंडर नरिशमेंट का परसेंटेज, अंडर नरिशमेंट परसेंटेज। दूसरा है चाइल्ड अंडर द 5 years हु हैव ये वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग इज लाइक उनका वेट नहीं बढ़ना, ठीक है। फिर चाइल्ड स्टंटिंग, लो वेट, हाइट उसी पर अटक जाना। फिर उसके बाद डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5, ठीक है। और फिर कितने बच्चे ये माल नरिशमेंट फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट का ये चीज़ बोलना है कि ये जो 5 इंडिकेटर्स है इस पर आपकी वर्किंग नहीं हो पा रही है, प्रॉपर इंडिकेटर्स आप ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से हमें इतनी लो ग्रेडिंग्स मिली है। ऑफिशियल डेटास के हिसाब से अगर हम बताएं, एफएओ ने ये डेटास प्रोवाइड किए थे। सो इंडियन कंट्रीज़ का ये बोलना है कि आप हमारा जो एक्चुअल डेटाज है उसको भी अगर आप रेफ़र करोगे, देन ऑल्सो डेटाज मैच नहीं हो रहे हैं। डेटाज मैच होने के बाद भी नोटिस किया गया था कि जो हमारा ग्रोथ रेट है दैट इज़ एट वेरी स्लो रेट, बहुत धीरे या बहुत स्लो रेट दिख रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर 1% या 2% का भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। सो द प्रोग्रेस दैट इज़ एट अ वेरी स्लो रेट। देन पीरियड बिफोर द पैंडमिक में यही चीज़ बताया कि पैंडमिक सिचुएशन में भी चलो वी अंडरस्टैंड कि शायद चीज़ें ख़राब हो सकती है, बट पैंडमिक से पहले तक भी अगर हम बोलें तो सिचुएशन उतनी खास अच्छी नहीं थी कि आप पैंडमिक को उस चीज़ की वजह से बोल सकते हो। देन द कट फॉर स्कीम्स अगर आप देखोगे, हंगर इंडेक्स या फिर हंगर्स या फिर माल नरिशमेंट को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाए, ठीक है, जैसे मिड डे मील स्कीम, फिर पोषण अभियान, फिर सुरक्षा अभियान, ऐसे बहुत अलग अलग अभियान और चीज़ें आए हैं, बट उसकी कितने हद तक एफिशिएंसी है वो हमें आज तक नहीं पता। Therefore we can say कि इंडिया इज स्टिल अंडर हंगर एंड वी कांट एस्टिमेट कि अगले 10 साल में वो चीज़ ख़त्म हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस ग्रोथ रेट हमारा बहुत स्लो दिख रहा है। तो शायद ग्रास रूट से लेवल से काम करते करते वो शायद ठीक भी हो जाए या फिर बहुत स्लो प्रोग्रेस रेट हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बताता है इंडो पैसिफिक विल बिकम अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। रिसेंटली हमने देखा था यूके, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश इंग्लैंड के सारे ही तक जगह से हमारे डिप्लोमेट्स इंडिया में आए थे अलग अलग डिस्कशन से, और ये एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उन्होंने बोला कि जब इंडो पैसिफिक की बात आती है या इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है, इंडिया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, इंडिया एज अ सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक एंड कहीं ना कहीं इंडिया का इम्पोर्टेंस बताया है उस रीजन में। जब लास्ट वीक फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी हमारे आए थे, उन्होंने ये चीज़ बोला कि इंडिया वाज एन असेंशियल एंड इज अश्योरिंग अ फ्री ओपन एक्सक्लूसिव ट्रेड फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। फिर उसी के बाद मंडे को ब्रिटिश हाईकोर्ट कमिश्नर एलेक्जेंडर एलिस, उन्होंने बोला कि यूके का इंटरेस्ट उस रीजन में कहीं ना कहीं इंडिया के रोल पर डिपेंड करता है। सो इंडियाज़ रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या की चीज़ बोली वो हम जानेंगे, विच शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ या रेलिवेंसी ऑफ इंडिया। द पोर्ट ऑफ HMS Queen Elizabeth in Mumbai was termed as UK's Indo-Pacific tilt in action. Could you elaborate on the needs for ensuring the open Indo-Pacific trade? So जो UK के आए थे हमारे डेलीगेट, उनके इंटरव्यू में ये चीज़ उनको पूछा गया और उन्होंने ये बोला कि UK has a significant interest in this part. The Indo-Pacific will become even more center of the world. That is why we are invested in that area, and India is one of the important part of that when it comes to world's climate or world's region, just like China is there for another region. So therefore उन्होंने मुंबई के जो एलिजाबेथ पोर्ट थे उस पर ज़्यादा अपना इंटरेस्ट उतना इन्वेस्ट किया है। सेकेंड, what is your response to the contention of the multinational military activities? रिसेंटली हमने देखा था इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेस किए थे। चाइना अपने इंडो पैसिफिक रीजन में अपने
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। तो आपका क्या बोलना है इस चीज़ पर? So they are aimed for something which is having an open and secure Indo-Pacific, and you are right to refer the fact as the group itself have more than one country. It has some American marines, so that working with lot of the countries, some of the old friends, we all realized that lot of the future ऑफ द वर्ल्ड सिट्स हियर। उन्होंने उनको पॉजिटिवली बोला कि हम इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे, स्टेटिंग दैट ये सब हमारे पुराने ही दोस्त हैं, सो हमारे लिए उनके साथ फंक्शन करना आसान होगा, सो दैट वी कैन नो दैम मोर प्रॉपरली। सो देर इज़ नो नेगेटिव थिंग और देर इज़ नो बैड थिंग इन working with that countries. Is it possible to isolate China, which is globally supplying the chain? So it is about the working for something which is having an open and secure. ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ तो नहीं बोला कि हम चाइना को इग्नोर करेंगे, बट या वी विल ट्राई टू compete with them. Will not try to ignore China, but will try to compete with them with all the sources that they have. तो ये जो कोल्ड वॉर एक तरह से फर्स्ट विल ट्राई टू अडेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी चीज़ हो सकता है, एंड विल ट्राई टू इग्नोर द वर्स्ट सिचुएशंस दैट कैन हैपन. Certain decisions were made by the British and Indian government which has affected the travelers. जैसे हमने देखा कि जो कोविड की वजह से बहुत सारे ट्रैवलर्स को अलाउ नहीं किया था, उनको प्रॉपर पासपोर्ट होना चाहिए, उनका प्रॉपर वो वीज़ा एंड समथिंग डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. तो आपका क्या बोलना है इस पर? क्या ये चीज़ों को और ख़राब करेगा या बैक टू नॉर्मल लाएगा? तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि इंडिया और यूके की अगर हम बात करें, दे बोल इंडिया एंड यूके आर गुड फ्रेंड्स, हम भी चाहते हैं कि हमारा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा हो, सो विल ट्राई कि उसको जितना हद तक ओपन कर सके उतना हम करें. So there are still restraints on the number of flights between UK and India, which we want to change. So there are enormous people wanting to travel between these two countries, which is a good sign. And we would like to have an electronic visas available for all the tourists to travel between India and UK. सो पॉजिटिव सेंस में उन्होंने एंड किया. लेट्स सी कि इंडिया का क्या रोल होता है इस पर, क्योंकि यूके एज अ कंट्री अगर हम बात करें, यूएस एज अ कंट्री अगर हम बात करें, इंडो पैसिफिक में इन्होंने इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, बिकॉज इंडिया ऐसी कंट्री है विच हैज़ डोमिनेटेड द इंडियन पैसिफिक रीजन. सो लेट्स सी इनके आगे जाके इस पर और क्या रिजल्ट्स या फिर डिसीजंस आते हैं. सो दैट वॉज फॉर टुडे. आई होप सो आपको आज के आर्टिकल्स क्लियरली समझे होंगे. आज का जो आपको होमवर्क दिया है, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.